हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीव जी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज फारदेस्ट स्मॉलर राइट। सो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही। तो प्रॉब्लम में बेसिकली आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको हर एक इंडेक्स के लिए एक वैल्यू फाइंड करनी है जो है फारदेस्ट इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हर एक इंडेक्स के लिए फारदेस्ट इंडेक्स तो फाइंड करना है, बट पहली चीज़ की फारदेस्ट इंडेक्स होता क्या है। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो फारदेस्ट इंडेक्स ऐसा इंडेक्स होगा जो बेसिकली आप राइट मोस्ट ऐसा इंडेक्स पिक करने की कोशिश करोगे सच दैट कि आपका जो करंट नोड की वैल्यू है वो जो भी आप नोड पिक कर रहे हो उसकी वैल्यू बेसिकली आपकी करंट नोड की वैल्यू से छोटी हो। ठीक, जैसे कि अगर हम एरे में देखो तो बेसिकली 2 अगर हम पिक कर रहे हैं तो 2 का जो इंडेक्स है वो 1 है। ठीक, तो अब ऐसा एक इंडेक्स आपको इसके राइट साइड में फाइंड करना है सच दैट कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो इस बेसिकली जो वैल्यू करंटली दी हुई है दैट इज़ 2 उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप राइट में देखोगे तो भाई देखो एक ही ऐसी वैल्यू है जो कि इस 2 की वैल्यू से छोटी है, तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि भाई यही मेरा फारदेस्ट राइट इंडेक्स हो सकता है इस 2 के लिए। ठीक है, तो इसका इंडेक्स अगर आप देखो तो जीरो बेस इंडेक्सिंग में इसका इंडेक्स 2 है, दैट्स वाई इसका आंसर 2 है। ठीक, बट इस 5 के केस में अगर हम देखें तो 5 के केस में भाई देखो राइट में इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हो सारी वैल्यूज़ इस 5 से छोटी हैं। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें फारदेस्ट राइट चाहिए, तो हम मतलब देखेंगे कि सबसे आखिरी कौन सा है। तो भाई देखो सबसे आखिरी ऐसी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि भाई एरे ऑफ आई की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी बेसिकली ग्रेटर देन दिस एरे ऑफ जे जो आप पिक कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये लास्ट वाले के लिए वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हम जीरो बेस में देख लेंगे तो भाई 5 साइज की एरे जीरो बेस में ये 4th इंडेक्स हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ 4। बट फॉर सम केसेस ऐसा भी होगा कि भाई देखो कोई भी इंडेक्स नहीं मिल पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है राइट, जैसे इस केस में देखो 1 है। अब भाई 1 के केस में हमें पता करना है कि इसके राइट में ऐसी कौन सी वैल्यू जो कि इससे छोटी है। ठीक है, तो अगर हम देखें 1 के लिए भाई राइट में इसकी ऐसे कोई वैल्यू ही नहीं जो इससे छोटी है, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में इन्होंने बोला है कि भाई रिटर्न -1। ठीक, तो बस आपको ये एरे दिया हुआ है, अब आपको बस ये हर एक बेसिकली इंडेक्स के लिए फारदेस्ट इंडेक्स टू द राइट जो हो फाइंड करना है। ठीक, तो अब भाई देखो ये कैसे कर सकते हैं हम, तो अगर हम यही वाला एग्जांपल ले लें कि भाई देखो 2 5 1 3 2, अब भाई इसके लिए फाइंड कर दो सब सारे इंडेक्स के लिए फारदेस्ट इंडेक्स की वैल्यू। तो देखो भाई अगर आप कहोगे कि ब्रूट फोर्स तरीके से फाइंड करना है तो आप कहोगे देखो भाई जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है जो बोल रहे हैं कि ये करना है वही हम कर देंगे। क्या करना है बेसिकली कि भाई देखो हर एक इंसान के लिए जाओ और चेक करो कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे राइट में प्रेजेंट है, जो जितना मतलब इस 2 से दूर हो सकती है, जितना राइट मोस्ट हो सकती है उतनी वैल्यू पिक करने की कोशिश करो सच दैट कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो भाई देखो हम कहते हैं कि हम अपना काम सरल कर लेते हैं ना, इंस्टेड ऑफ कि भाई हम इसके बगल में देखें कि भाई ये वैल्यू इससे छोटी है कि नहीं, फिर अब इसके बाद भी कोई वैल्यू ऐसी प्रेजेंट होगी कि नहीं, तो बहुत सारे इफ एल्स चेक्स लग जाएंगे राइट। तो भाई अपनी अगर हम काम को आसान कर लें और हम इंस्टेड ऑफ ट्रेवर्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम क्या करें, हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करना चालू करें। क्योंकि भाई अब हमें पता है कि अब जैसे ही हमें पहली वैल्यू ऐसी मिलेगी जो कि भाई इस 2 से छोटी होगी, हम उसी पॉइंट पे बोल देंगे कि भाई यही मेरी फारदेस्ट राइट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो वही वैल्यू तो होगी भाई, क्योंकि हम राइट से ट्रैवर्स करते हुए आ रहे हैं ना। तो पहली ऐसी जो वैल्यू मिल जाएगी हमें जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी उस वही हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरी यही फारदेस्ट राइट की वैल्यू है। तो भाई इसका कोड सिंपल सा होगा, क्या करोगे आप एक लूप चलाओगे बेसिकली जिस इंडेक्स के लिए आपको निकालना है फारदेस्ट राइट की वैल्यू, तो एक आई चलाओगे बेसिकली आप 0 to n, और भाई दूसरा क्या चीज़ कर लोगे, दूसरी आप एक और आपको चलाना पड़ेगा लूप जो कि आपका जे का लूप होगा। वो कहाँ से चलेगा, वो बेसिकली आपका n-1 से लेके i+1 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो i और i के पहले तो कभी फारदेस्ट राइट मिल नहीं सकता आपको राइट, तो मतलब कि इसके राइट साइड में होना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही आप i+1 पे आओगे उसके बाद आपको पता है कि अब इसके लेफ्ट में देखने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर अभी तक नहीं मिल पाया आंसर तो फिर भाई सिंपली -1 ही रिटर्न कर पाओगे। तो अगर इसके बाहर आ गए हो आप तो -1 रिटर्न करो, अगर इसके अंदर हो और आपका कभी भी कंडीशन ट्रू हो जाती है कि भाई एरे ऑफ जो जे की वैल्यू है दैट इज़ भाई स्ट्रिक्टली लेसर देन वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई, तो आप इसी पॉइंट पे बोल सकते हो कि भाई हाँ मेरा आंसर जो है वो मेरे को मिल चुका है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जे। एंड आप यहीं से फिर क्या कर दोगे, यहीं से आप ब्रेक कर दोगे। ठीक, अब आपको कुछ इफ एल्स एक फ्लैग टाइप का कुछ लेना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि अंदर कभी आपको आंसर मिला है या नहीं। अगर आपको कभी आंसर नहीं मिला तो आप उस फ्लैग के बेसिस पे बाहर आके ये कह दोगे कि भाई हाँ आंसर में फिर -1 स्टोर कर लोगे क्योंकि आपको इस लूप के अंदर तो आंसर मिला नहीं। ठीक, तो अगेन दिस इज़ कि आपको पहले एक लूप चला रहे हो फिर अपना आंसर हर एक इंडेक्स के लिए फाइंड करने के एक और लूप चला रहे हो, तो बेसिकली आपका टोटल n² कॉम्प्लेक्सिटी में आप कर पाओगे। ठीक, लेकिन हमें चाहिए कुछ बेटर, हम देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या हम कुछ इससे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं इससे बेटर। पहले तो ये भी देखते हैं कि हाँ कर भी पाएंगे कि नहीं, तो लेट्स सी। तो इसके लिए हमें कुछ इंट्यूशन देखना पड़ेगा, बिना इंट्यूशन के क्योंकि हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, हम ब्रूट फोर्स पे अटके रह जाएंगे। तो लेट्स सी कुछ इंट्यूशन। तो देखो भाई मैं कहता हूँ कि लेट्स से कोई भी एक केस ले लेते हैं, पहले आपको एक अलग से इंट्यूशन दिखाता हूँ फिर उसके बाद हम इस वाले टेस्ट केस पे आएंगे। तो भाई देखो मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे लेट्स से भाई 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे लेट्स से भाई 8 प्रेजेंट है। ठीक,
ऐसा कुछ मान लो प्रेजेंट है। अब मैं कह रहा हूँ भाई कि आपने ये 3 देखा, आपने बोला कि भाई ये किसी ना किसी का आंसर हो सकता है, क्योंकि ये देखो सबसे फारदेस्ट राइट में प्रेजेंट है, ठीक है, ये वैल्यू सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। तो भाई ये देखो ये 8 का आंसर हो सकता है आपके केस में, बट ये किसी ना किसी का आंसर हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये 3 किसी ना किसी का आंसर हो सकता है, क्योंकि कभी भी ऐसी अगर वैल्यू होगी कि भाई इससे पहले कोई इससे छोटी वैल्यू, मतलब कि आपको अगर बेसिकली 3 से बड़ी वैल्यू किसी भी वैल्यू का अगर आपको आंसर फाइंड करना है, जैसे कि 7 के लिए आपको फाइंड करना है या फिर 8 के लिए फाइंड करना है, तो उसके लिए तो फारदेस्ट राइट में यही ऐसी वैल्यू है ना जो उससे छोटी है, ठीक। तो अभी लेट्स सपोज कि भाई ये 3 किसी का आंसर हो सकता है, ठीक, 3 किसी का आंसर हो सकता है। बट अब आप जब इस 8 को देखते हो, आप जब इस 8 को देखते हो तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये 8 किसी का आंसर नहीं हो सकता है। अब आप बोलोगे कि क्यों ये 8 किसी का आंसर नहीं हो सकता, इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहे हो। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि भाई ये तुम कह रहे हो कि 8 किसी का आंसर है, ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करता हूँ मैं कि भाई तुमने कहा कि कोई एक ऐसी वैल्यू थी लेट्स से 11, ठीक, क्योंकि कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है जिसका आंसर बेसिकली 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो लेट्स से आपने कहा कि भाई कोई 9 हो सकता है या फिर कोई 10 प्रेजेंट हो या 11 12 ऐसे कुछ भी करके कोई भी वैल्यू प्रेजेंट हो, ठीक। आपने कहा कि भाई ऐसी कोई वैल्यू इसके लेफ्ट में प्रेजेंट होगी जिसका आंसर क्या है, जिसका आंसर आप बोल रहे हो कि भाई इसका आंसर 8 है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई 8 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप इस 9 के लिए देख रहे हो तो भाई आपने कहा कि ये 9 के राइट में प्रेजेंट है ये 8 और ये इससे छोटा भी है। लेकिन मैंने कहा कि भाई क्योंकि इस 8 के बगल में एक ऐसी वैल्यू है, इस 8 के राइट में एक ऐसी वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो भाई दोनों ही केसेस में इससे बेटर है। क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज़ तो ये इसके राइट में है, तो फारदेस्ट राइट वाला रूल तो यही कहता है कि भाई अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ बेसिकली आपके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपको हमेशा राइट मोस्ट लेना है, आप लेफ्ट मोस्ट लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई ये अगर मान लो ith इंडेक्स आ रहा है तो ये हमेशा i+1 होगा, राइट, तो ये हमेशा इससे तो ज़्यादा ही राइट में होगा, तो आपको फारदेस्ट राइट हमेशा चाहिए। तो ये नहीं होगा भाई, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है या तो इसके कोई राइट में हो सकता है, राइट। तो भाई पहली चीज़ कि देखो, पहली चीज़ कि भाई देखो ये 8 से छोटी वैल्यू है, ठीक, और वैल्यू आपके कंस्ट्रेंट क्या है, आपका कंस्ट्रेंट था कि 9 से कोई छोटी वैल्यू चाहिए। तो अब भाई देखो 8 9 से आपने कहा कि 9 से देखो भाई मेरी जो 9 है वो ग्रेटर देन है मेरी 8 से, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये 3 जो है ये तो तुमसे भी छोटा है, ये 3 तो तुमसे भी छोटा है, तो दो वाली कंडीशन तो बेसिकली वायलेट हो ही नहीं सकती कि आपकी वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए इससे, ठीक, क्योंकि जिसका भी आंसर 8 बनेगा उसका आंसर ये 3 ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि ये 8 जिसके लिए 8 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो 3 से बड़ी ऑब्वियसली होगी। और दूसरी चीज़ कि मेरा 3 क्योंकि राइट में प्रेजेंट है तो इसलिए 3 हमेशा मेरा आंसर, मैं बेटर प्रेफर करूँगा कि मेरा 3 आंसर बने रादर देन 8, और क्योंकि वो करेक्ट आंसर भी 3 ही होगा, ठीक। तो अब इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब देखो आप कहोगे कि ठीक है 8 तो मेरा कभी नहीं आंसर बन सकता, ठीक, तो 8 को मान लो मैं हटा ही देता हूँ, 8 मेरा कभी आंसर नहीं बन सकता। अब आप 1 पे आए, भाई मैंने कहा 1, अब आप कहोगे 1 भी क्या आंसर नहीं बन सकता, मैं कहूँगा नहीं 1 आंसर बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई फारदेस्ट के केस में तो ये 3 से नहीं जीत पाएगा, ये तो गारंटी है कि फारदेस्ट के केस में 3 से नहीं जीत पाएगा क्योंकि 3 इसके राइट में प्रेजेंट है। बट ऐसा क्योंकि इसलिए इस बार ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी मान लो कोई एक x है, अब ये x मेरा मान लो आप कह रहे हो कि ये 1 से बड़ा है, तो ये ज़रूरी नहीं है भाई कि ये x जो वो 3 से बड़ा हो। क्यों ही नहीं कह सकते आप ये? क्योंकि पिछली बार क्या केस था, पिछली बार केस था कि जो वैल्यू आप देखने आ रहे थे वो भाई बड़ी वैल्यू थी इस 3 से, अब ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू 3 से। तो अब इसमें 1 से लेके 3 तक की बेसिकली जो भी वैल्यूज़ होंगी, 1 और 3 के बीच की जो भी वैल्यूज़ होंगी, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बेसिकली ये 3 सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यूज़ बेसिकली 3 उनके लिए तो जैसे कि अगर मान लो आप कहते हो कि इस 2 के लिए आंसर फाइंड करो, तो मैं कहता हूँ भाई इस 2 के लिए आंसर फाइंड करूँगा, तो आप कह रहे हो कि 1 एक आंसर बन सकता है, तो अब क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई मेरा 3 आंसर बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ ये फारदेस्ट राइट में, बट ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो पा रही है ना कि भाई एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ जे। तो एरे ऑफ जे इसमें 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है बट 3 के लिए नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखो हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया, हमारे यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है भाई कि देखो राइट से अगर तुम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो तो मान लो लेट्स से तब तुमको पहली वैल्यू x मिली, ठीक। अब मान लो अब इसके बाद तुम्हें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, लेट्स से ये वैल्यू कुछ भी है, लेट्स से y है, तो अगर भाई ये वैल्यू y जो है ये बड़ी है इस x से, तो भाई ये y कभी आंसर नहीं हो सकता है। y क्यों आंसर नहीं हो सकता? क्योंकि देखो पहली चीज़ तो ये फारदेस्ट है मेरा x, और दूसरी चीज़ कि अगर कोई चीज़ बड़ी है मेरे से तो मतलब कि मैं तो इससे छोटा ही हूँ, राइट। तो अगर इससे कोई भी बड़ी z के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई z इज़ ग्रेटर देन y, तो भाई z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ आपको नोटिस करनी थी कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये कंडीशन भी ऑलवेज सेटिस्फाई होगी, ठीक। तो
तो अगर कभी भी आपको मान लो ये एक्स आपने लिखा कि हाँ भाई एक्स एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है, फिर आप वाई के लिए देखने हैं कि भाई वाई क्या मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये वाई बेसिकली ग्रेटर देन एक्स है तो ये फिर पोटेंशियल आंसर नहीं हो सकता, ये वाई को आप पोटेंशियल आंसर के उसमें रखोगे ही नहीं। तो आप किसको रखोगे, अगर मान लो एक आपको कभी भी लेट्स से जेड मिलता है, ठीक, और ये जेड आपको पता है कि भाई जेड जो है वो लेसर देन है एक्स के, अगर जेड आपका लेसर देन एक्स है तो भाई फिर आप कहोगे कि हाँ मेरे को इसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो एक्स और जेड के बीच की वैल्यू आ गई तो भाई उसके लिए मेरा ये एक्स काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो मेरे को फिर जेड का ही सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए भाई अगर तुम इस तरीके से देखो तो तुम हमेशा एक वैल्यू तुमने लेट्स से ली, लास्ट वैल्यू तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, उसके बाद तुम हमेशा क्या ले रहे हो, उसके बाद तुम हमेशा एक छोटी वैल्यू ले रहे हो, इससे हमेशा जो छोटी वैल्यूज़ आएंगी वही आप आएंगी, तो जो जो छोटी वैल्यूज़ आती जा रही हैं वही वही वैल्यूज़ आप पिक करोगे, बाकी आप बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को छोड़ दोगे, राइट, बड़ी वैल्यूज़ को छोड़ दोगे। तो अगर देखो तो इसमें हमने एक तरीके से एक सॉर्टेड नेचर पैदा कर दिया, क्योंकि भाई ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी, ठीक। तो हमने इवेंचुअली अपनी एरे को क्या कर दिया, इवेंचुअली जो मेरा सर्च स्पेस हो सकता है, इवेंचुअली जो मेरे पोटेंशियल आंसर बन सकते हैं, उनको मैंने क्या कर दिया, उनको मैंने एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अगर मैंने इसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो भाई अब मेरा काम ईजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब भाई क्या करना है मेरे को, लेट्स सपोज मेरे को फाइंड करना है कि भाई इस 5 से बड़ी वैल्यू, इस 5 से बेसिकली छोटी वैल्यू पता करो, ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस 5 से छोटी है और फारदेस्ट राइट में। तो भाई मैं कहूँगा कि एक ना एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे बेसिकली ये 5 आना चाहिए, इस सॉर्टेड एरे में इस 5 के आने का एक ना एक प्लेस होगा, राइट। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये हम बाइनरी सर्च से पता कर सकते हैं कि भाई एक सॉर्टेड एरे है, ये मेरा 5 इस एरे में कहाँ पे जाएगा, ये तो मेरा बाइनरी सर्च का सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि एक ऐसा प्लेस जिसके लेफ्ट में अब सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 5 से छोटी हैं और जिसके राइट में जो वैल्यूज़ है वो सारी 5 से बड़ी हैं, ठीक। तो अब बेसिकली हमको इस जो लेफ्ट वाला एरिया है जहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है वो 5 से छोटी है, उसकी जो लास्ट इंडेक्स है वही तो चाहिए मुझे, कि भाई इधर की ये जो 10 वैल्यूज़ हैं ये मेरी ये छोटी हैं, ये मेरी बेसिकली 5 से छोटी है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के दे दो भाई कि यही मेरी वैल्यू जो होगी वो सबसे फारदेस्ट राइट में भी है और मेरी 5 से छोटी भी है, ठीक। तो यही हमें करना था। अब देखते हैं हम इस एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 5 1 और 3 2, लेट्स से 2 5 1 एंड 3 2, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि भाई अब मैं वही वाली एरे बनाने की कोशिश करूँगा जो मेरी पोटेंशियल कैंडिडेट वाली एरे थी, ठीक। तो आपने कहा कि भाई देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2, अब मेरा 2 यहाँ पे आंसर का कैंडिडेट बन सकता है, हाँ भाई 2 बन सकता है, क्योंकि ऐसा अभी तक हमें कोई वैल्यूज़ ही नहीं मिली जो मेरा पोटेंशियल आंसर हो या फिर जो रोक पाए मुझे मेरे 2 को आंसर बनने से, ठीक। अब मैं फिर आया 3 पे, अब जब मैं 3 पे आया तो 2 भाई अभी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो 2 कहेगा मैं तो तुमसे राइट में भी हूँ और तुम मेरे से बड़े भी हो भाई, तो तुम मत आओ, तुम पोटेंशियल आंसर कभी बन ही नहीं सकते, मैं तुमको कभी बनने नहीं दूंगा पोटेंशियल आंसर, ठीक। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको क्या खाली छोड़ दोगे, नहीं, क्योंकि हमें इवेंचुअली क्या चाहिए, हमें इवेंचुअली जब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमें ओरिजिनल एरे का ही इंडेक्स चाहिए कि भाई ओरिजिनल एरे में ये किस प्लेस पे है, ये इसका इंडेक्स चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई कि इस 2 को ही कॉपी करके यहाँ लिख दो। अभी मैं इसका इंट्यूशन बताता हूँ कि ये 2 को कॉपी करके यहाँ पे लिखने से कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है ना, एक्चुअल में यहाँ पे 2 नहीं प्रेजेंट है, तो लेकिन आप 2 यहाँ पे लिख दे रहे हो तो कभी आंसर नहीं बन जाएगा क्या आपका। अभी इसका क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि कभी आंसर क्यों नहीं बन सकता है, ठीक। बट इसके बाद देखते हैं कि भाई देखो अब आया 1, अब 1 कहेगा कि क्या तुम मेरे को पोटेंशियल कैंडिडेट बनने से रोक सकते हो 2 कहेगा नहीं भाई, क्योंकि तुम मेरे से छोटे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा पोटेंशियल कैंडिडेट बनने से। तो इसने कहा ठीक है फिर मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारी एरे में। अब आपको 2 से बेटर कुछ मिल चुका है, ठीक है, तो इसको भी 1 को भी आपको रखना पड़ेगा। फिर आप 5 के लिए आए सेम चीज़, तो 5 बोलेगा कि भाई 1 तो ऑलरेडी पहले से पड़ा है, मेरे को कभी आंसर बनने नहीं देगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं भाई अपने आप को नहीं लाता हूँ, इस 1 को ही कॉपी करके लिख दो। सेम चीज़ फॉर 2 कि भाई 2 कहेगा मेरे से 1 ऑलरेडी छोटा है और ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो भाई मैं भी नहीं लाता हूँ। तो अब देखो अब आपकी पोटेंशियल कैंडिडेट की एरे बेसिकली बन गई है 1 1 और 1 1 1 2 2। अगर आपको केवल मान लो आंसर चाहिए होता कि भाई ऐसी वैल्यू बता दो जो कि 2 के राइट में प्रेजेंट है और 2 से छोटी है, तो भाई मैं क्या करता, तो मैं केवल 1 और 2 भी अगर मेरे को स्टोर करता तो भी काम हो जाता। बट क्योंकि मेरे को ओरिजिनल इंडेक्स चाहिए तो इसलिए मेरे को भाई स्टोर करना पड़ेगा कि 3 कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं लगातार 3 स्टोर कर लिए, फिर मैंने यहाँ पे 2 लगातार स्टोर कर लिया। तो अब इसका लॉजिक क्या है बेसिकली, देखो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तुमने 2 रख दिया है, क्या ये 2 मेरा कभी आंसर नहीं बन सकता, मैं कहूँगा नहीं, कभी आंसर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि 2 किसके लिए आंसर बन सकता है बेसिकली 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, राइट, 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। तो 3 कभी भी अगर इस एरे में इंसर्ट हो पाएगा, मान लो यहाँ पे 4 भी एक लिखा होता, 3 कभी भी अगर इस एरे में इंसर्ट हो पाएगा तो 3 इस प्लेस पे इंसर्ट होगा,
राइट। 3 हमेशा इस प्लेस पे इंसर्ट होगा, तो 3 अगर इस प्लेस पे इंसर्ट होगा, आपने कहा कि लेफ्ट की वैल्यूज़ भाई मेरी सारी जो है वो 3 से छोटी हैं, राइट, 3 से सारी छोटी हैं। तो आप क्या ले रहे थे, आप भाई राइट मोस्ट वैल्यू उठा रहे थे। राइट मोस्ट वैल्यू क्या होगी, राइट मोस्ट वैल्यू हमेशा भाई, अगर मान लो देखो इस 1 की 4 अकरेंसेज भी पड़ी हैं, और भाई तुम्हें पता है कि ये जो 3 अकरेंसेज हैं ये इस वाले 1 की वजह से आई हैं। ये 2 अकरेंसेज 1 की ऑलरेडी थी नहीं आपकी एरे में, ये किसकी वजह से आई, ये इसकी वजह से आई है। बट कभी भी अगर आंसर के लिए जाना होगा, कभी भी अगर इसको आंसर के लिए जाना होगा, अच्छा अगर आप 2 का आंसर फाइंड कर रहे हो, तो आप देखोगे भाई इस एरे में तुम 2 कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, तो 2 इस एरे में हमेशा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक, 2 एरे में हमेशा इस पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि भाई अगर मैं वैल्यू उठाऊंगा 1 की, तो हमेशा मेरा राइट मोस्ट वाला 1 उठेगा, और राइट मोस्ट वाला 1 हमेशा एक असली 1 है, क्योंकि ये क्या है, ये पिछले वाले आदमी से लड़ के आया है भाई, पीछे इसके पीछे 2 चल रहा था, 2 से ये लड़ के आया कि भाई मैं तुमसे भी छोटा हूँ, मैं भी पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता हूँ, ठीक। ये सारी वैल्यूज़ हार गई हैं, इसलिए इन्होंने 1 को एक्सेप्ट कर लिया है। बट ये कभी भी मेरा आंसर नहीं बन पाएंगी, आंसर हमेशा मेरा किसी भी सेम अकरेंस की जो लास्ट वैल्यू होगी वही आंसर बन सकती है, क्योंकि यही मेरी ओरिजिनल अकरेंस है एक तरीके से बेसिकली, ठीक। अब मेरा बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है जो वो भी इजी हो गई, क्यों, क्योंकि अब मेरे को बस ये एक सफिक्स वाली एरे बनानी है। एक तरीके से ये एरे अगर आप देखो तो सफिक्स मिनिमम की एरे है। आप पीछे से क्या कर रहे हो, एक लूप चलाते हुए आ रहे हो, और जैसे जैसे आपको मिनिमम अपडेट होता जा रहा है वैसे वैसे अपनी एरे को अपडेट करते जा रहे हो, और इसका एक नेचर है कि ये भाई सॉर्टेड है, ठीक। अब आपको बस क्या करना है, अब आपको लक्ष्य कि ये 3 की अकरेंस पता करनी है कि 3 कहाँ पे इंसर्ट होगा। तो भाई 3 इंसर्ट करने के लिए आप क्या करो, इस एरे पे बाइनरी सर्च लगा दो, इसको लो मान लो, इसको बेसिकली हाई मान लो, और क्या करो, और अपनी बाइनरी सर्च लगाओ, और एक पॉइंट पता करो कि जिसके इधर की भाई सारी वैल्यूज 2 से छोटी हो और इधर की सारी वैल्यूज बेसिकली बड़ी या बराबर हो, ठीक। जैसे ही आपको ये पॉइंट पता चल गया, आपको पता है कि भाई मेरा आंसर जो है वो पता चल चुका है मेरे को, ठीक। अब इसको आप बाइनरी सर्च से पूरा इंप्लीमेंट भी कर सकते हो एक तो। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप बाइनरी सर्च खुद से लगा रहे हो तो बेसिकली आपके पास एक और ट्रिक भी है इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करने की, कि देखो भाई मेरे को पता है कि इस 5 का आंसर जो होगा वो हमेशा इतनी एरे में ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई अपनी जो सर्च स्पेस है उसको इतना कर दूंगा, मेरे को पूरी एरे में ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप पूरी एरे में ट्रैवर्स भी करना चाहते हो तो वो आपका ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर इंप्लीमेंटेशन थोड़ी आपकी हल्की हो जाएगी। तो पूरी एरे में अगर ट्रैवर्स करना चाहते हो तो लास्ट में आप जब इंडेक्स निकालोगे तो बस आपको ये चेक करना है कि भाई जो जे आ रहा है, पोटेंशियल कैंडिडेट जो मेरा आ रहा है, जहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए, वो दैट वैल्यू शुड बी बेसिकली ग्रेटर देन जिसकी आप वैल्यू पता कर रहे हो, क्योंकि अदरवाइज उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मेरा 2 लिखा हुआ है, कहीं पे यहाँ पे 2 लिखा है, और आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे एक वैल्यू प्रेजेंट है 1 जो मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो भाई इस 2 के लिए ये फारदेस्ट राइट इसके लेफ्ट में थोड़ी प्रेजेंट हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको -1 बेसिकली रिटर्न करना पड़ेगा। और देखो अगर इसमें आपको बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप C++ में लिखते हो तो बेसिकली आपके पास एक लोअर बाउंड करके फंक्शन होता है। लोअर बाउंड क्या करता है, लोअर बाउंड में आप एक कोई एलिमेंट देते, एक पहले तो बेसिकली आइट्रेबल देते हो और उसके साथ एक कोई एलिमेंट देते हो। लोअर बाउंड क्या पता करता है, लोअर बाउंड पता करता है कि भाई कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके भाई राइट में बेसिकली जो वैल्यू है, जिसके बेसिकली एक तरीके से एक ऐसा पॉइंट आपको देता है जिसके भाई राइट में पहली वैल्यू जो बेसिकली लिखी हुई है, जैसे कि मान लो आपको एक कोई भी एरे दिया, लेट्स से 1 2 3 4 5, और आपको पता करना है कि भाई 2 आपने दिया लोअर बाउंड में कि 2 पता कर दो, तो भाई ये ऐसा पॉइंट देगा जहाँ पे या तो 2 प्रेजेंट होगा या तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू प्रेजेंट होगी। अगर 2 प्रेजेंट है अगर इस एरे में, तो भाई 2 का ही जो फर्स्ट अकरेंस है उसका आपको आइट्रेटर दे देगा। अगर मान लो इस एरे में 2 प्रेजेंट नहीं, लच्छे ये वाली एरे 4 5 6 ऐसे कुछ करके आ रहे हैं, तो भाई 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू जहाँ पे प्रेजेंट है उसकी फर्स्ट अकरेंस जो होगी उसका आइट्रेटर दे देगा, ठीक। तो अब आपको पता है कि भाई लच्छे मेरे को 2 के लिए आंसर फाइंड करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई 2 से जो बेसिकली सबसे छोटा एलिमेंट है, 2 से एक छोटा एलिमेंट है, उसकी लास्ट अकरेंस चाहिए। तो लास्ट अकरेंस देखो आप लोअर बाउंड से नहीं पता कर पाओगे, बट आप फर्स्ट अकरेंस पता कर सकते हो। तो हमेशा क्या करो, आप 2 की फर्स्ट अकरेंस पता कर लो कि अगर या तो 2 प्रेजेंट हो तो उसका आइट्रेटर दे दो, या तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू प्रेजेंट हो तो उसका आइट्रेटर दे दो। अब आप इस आइट्रेटर को एक माइनस करोगे तो अब आप उस पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ पे वो हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू पे पॉइंट कर रहा होगा जो 2 से छोटी होगी, गारंटीड। क्योंकि अगर मान लो 2 प्रेजेंट होता तो 2 पे पॉइंट कर रहा था, 2 की फर्स्ट अकरेंस पे, उससे पहले कोई ना कोई बेसिकली 2 से छोटे एलिमेंट की अकरेंस होगी। या तो अगर मान लो 4 पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब अब जब भी आप इसके माइनस करोगे तो हमेशा एक छोटे एलिमेंट पे आ जाओगे, ठीक। इसका एक वो भी हो सकता है एज केस भी कि आप मान लो जो एरे डॉट बिगन पे ही पॉइंट कर रहा हो आपका जो आइट्रेटर हो, तो उसके लिए आपको एक अलग से चेक लगाना पड़ेगा कि हाँ अगर बिगन पे ही पॉइंट कर रहा हो तो आप फिर माइनस नहीं कर पाओगे। तो ये सब आपको एज केसेस बेसिकली हैंडल करने पड़ेंगे। बट एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि आप कोड में कैसे लिख सकते हो उसको। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को भाई सबसे पहले एक अपनी सफिक्स वाली एरे बनानी, सफिक्स मिनिमम की एरे बनेगी, ठीक। तो मैंने लास्ट एलिमेंट ऐसे कॉपी कर लिया, उसके बाद ये वाला पूरा लूप चला के
पीछे से लूप चला के और बस मैंने देखा कि भाई देखो हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मिनिमम विथ किसके अगले वाले बेसिकली जो वैल्यू थी। ये पोटेंशियल कैंडिडेट अभी तक चलता हुआ आ रहा है और ये एक अभी कहता है भाई कि मैं क्या बन सकता हूँ आंसर। तो अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वो बेसिकली वाली वैल्यू लिखी जाएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली इस लूप में अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आते ही क्या किया मैंने, आते ही मैंने भाई अपने ये सफिक्स वाली, क्योंकि ये वाली एरे सॉर्टेड है, एरे पे मत चला देना क्योंकि एरे सॉर्टेड नहीं है आपकी, ये ARR जो है वो सॉर्टेड नहीं है, सफिक्स वाली एरे जो है वो आपकी सॉर्टेड है। तो इस पे लगाया मैंने भाई लोअर बाउंड। लोअर बाउंड अब मेरे को क्या दिया, या तो ऐसी जगह का आइटरेटर दिया जो कि बेसिकली या तो वैल्यू उसकी इक्वल्स टू है एरे ऑफ आई की, या तो ग्रेटर देन एरे ऑफ आई के, ठीक। अब जो एज केस की मैं बात कर रहा था कि भाई मेरे को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं बिगन पे ही तो नहीं पॉइंट कर रहा हूँ। अगर मैं बिगन पे पॉइंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी एरे में ऐसा कोई भी एक एलिमेंट है ही नहीं जो कि इस वैल्यू से छोटा है, तो उस केस में मेरा -1 हमेशा आंसर हो जाएगा, ठीक। बट अगर ऐसा केस नहीं है तो मतलब कि मैं कोई एक सेफ जगह पे पॉइंट कर रहा हूँ जहाँ से मैं माइनस करूँगा तो कि एक किसी वैलिड इंडेक्स पे जाऊँगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, तो मैं IT माइनस किया, यानी कि अपना एक इंडेक्स पीछे आ गया। तो अब मेरे को पता है कि आइटरेटर जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है वो बेसिकली मेरी एरे ऑफ आई से छोटी वैल्यू और अपने बेसिकली पूरे ग्रुप की सबसे लास्ट वैल्यू है, ठीक। अब मेरे को बस क्या चाहिए, अब मेरे को इसका इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स कैसे निकलेगा, जो आइटरेटर है उसमें बिगन का आइटरेटर माइनस कर दो, तो इसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो पॉइंटर्स की तरह आइटरेटर पे, अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली ये जो आइटरेटर था जहाँ पे मेरा ये पॉइंट कर रहा था, इसको अगर आप बिगन से माइनस करोगे तो एक तरीके से आपको इंडेक्स मिल जाएगा। अब इंडेक्स के भी देखो भाई वैलिड होने के दो केसेस हो सकते हैं कि या तो वो वैलिड होगा या तो वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लो लेट्स से आप आई के लिए फाइंड कर रहे थे, अब जो जे आपने फाइंड करके लाए हो दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन आपका आई, तभी आप कह सकते हो कि भाई मेरा राइट में प्रेजेंट था। तो इसलिए आपको बस एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो भी इंडेक्स प्रेजेंट है भाई, जो कि इंडेक्स तुम फाइंड करके लाए हो दैट शुड बी ग्रेटर देन योर आई। अगर ऐसा केस है तो आप अपने आंसर में इस इंडेक्स को पुश कर लो कि भाई इस वाले का जो मेरा फारदेस्ट राइट है वो मेरा ये आंसर हो गया। अदरवाइज आप क्या कहोगे कि भाई मेरा आंसर प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर निकाल के लो वो ऑलरेडी लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट में कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि आपकी इस वैल्यू से छोटी हो। तो उस केस में आप क्या कहोगे, भाई कि -1 रिटर्न कर दो और फिर उसके बाद आप लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर सकते हो, तो ठीक है। तो इस केस में आपने क्या किया भाई, इस केस में आपने 2 पास में काम किया बट आपने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया, क्योंकि देखो ये सफिक्स एरे बनाने में आपको ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लगा और साथ में ये वाला लूप ऑर्डर ऑफ एन का है और इसके अंदर आप एक तरीके से बाइनरी सर्च लगा रहे हो, तो दैट इज आपका log n। तो मतलब कि आपने अपने n² वाली अप्रोच को n+n log n की अप्रोच में लिया है, जिसको आप एसिम्प्टोटिकली बोल सकते हो कि n log n की अप्रोच है ये। तो इट इज़ फार बेटर देन योर प्रीवियस अप्रोच, और ये इस कंडीशन में पास भी हो जाएगी क्योंकि आपका 10⁻6 अगर आपकी एरे का साइज मान लो तो फिर आप बेसिकली इसको 10⁻7 समथिंग में आपने कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको लोअर बाउंड नहीं पता, लोअर बाउंड और अपर बाउंड 2 चीज़ें होती है आपकी C++ में, तो आप उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करना। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।